अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में अपने व्यूअर्स को मैं फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। गाइज़, आज का जो मेरा टॉपिक है, अब एक सीक्वेंट लेक्चर आ रहा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, एक्सपेक्टेड पेपर 2024-2025 अकाउंटिंग। आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग के पेपर में 2024 और 25 में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो क्या क्या है। तो इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर देता हूं जिसमें एक्सपेक्टेड पेपर्स होंगे, तो आप वहां से एक्सेस करके अपनी तैयारी पेपर की अच्छी कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस बार क्वेश्चन में जो बोर्ड के पेपर में फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ मिसिंग फिगर्स यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप मिसिंग फिगर फाइंड आउट करें। एक सवाल ये आ सकता है और इसमें पार्ट बी इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बताया जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर कोई एसेट इंक्रीज़ हो रहा है या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, किसी भी आइटम में अगर इंक्रीज़ आ रहा है तो आप प्लस, डिक्रीज़ आ रहा है तो माइनस, और ज़ीरो फॉर द नो इफेक्ट ये आप लिखना है। आइए क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अंडरलाइन आइटम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी आपको 3 इस तरह के इक्वेशंस दे दी जा सकती हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी या प्रॉफिट इक्वेशन को यूज़ करते हुए कि मिसिंग फिगर्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इफ द एसेट्स आर 3 लाख एंड ओनर्स इक्विटी इज़ 1,80,000। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करनी है लाइबिलिटी की वैल्यू। तो मैं आइडेंटिफाई करने के लिए अगर जाता हूँ लाइबिलिटी की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग वैल्यू की तरफ मैं हूँ। मुझे क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 3 लाख। तो मैं एसेट्स की जगह पे लिख देता हूँ 3 लाख। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल एक ही बात है, यानी आप चाहें तो कैपिटल लिख लें, चाहें तो आप ओनर्स इक्विटी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,80,000 आप ये लिख दें। और मुझे फाइंड आउट करना है असल मानों में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए क्लैरिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। और लाइबिलिटी मुझे मालूम नहीं है, तो लिहाजा लाइबिलिटी के लिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। गाइस, अगर आप आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं लाइबिलिटी, तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, या फिर आप इसको कैपिटल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनर्स इक्विटी लिख दें, कैपिटल लिख दें, एक ही बात है। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन मुझे पता है कि इक्वेशन इस तरह गिवन की दी जाती है। ठीक है जी, तो मैं इक्वेशन की बात करने लगा हूँ अब आपके सामने। अब मैं इसी इक्वेशन को नीचे दोबारा लिख देता हूँ, और इक्वेशन की अब मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी है आपके सामने। अब मुझे एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि है 3 लाख, तो मैं यहाँ पे 300,000 लिख देता हूँ। मुझे लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं लाइबिलिटी की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मुझे ओनर्स इक्विटी की वैल्यू गिवन है 1,80,000, तो मैं 1,80,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं वही मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि मैंने एसेट्स की जगह पे एसेट्स को रहने दिया 3 लाख, लेकिन जो ये वाला टर्म है 1,80,000, मैं इसको इक्वल्स के इस साइड ले जाऊँ और इसको यहाँ से माइनस में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि ये प्लस साइन है, ऑब्वियस बात है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 1,80,000। तो मेरे पास लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे इसका जो आंसर देगा वो देगा लाइबिलिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और लाइबिलिटी की वैल्यू होगी 1,20,000, यानी 1,20,000 की लाइबिलिटी होगी मेरे पास, जिसको मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ इस इक्वेशन की तरह। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरे इक्वेशन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस। वो फाइंड है, गलती से फाइन हो गया, सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस इफ द बिजनेस सफर्स लॉस ऑफ ₹30,000 एंड द रेवेन्यू इज़ ₹1,20,000। जहन में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में एक्सपेंस मालूम करने के लिए कह रहा है और मुझे लॉस गिवन है। अगर लॉस गिवन होता है तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि अपने क्वेश्चन को, यानी पेपर में जब आप क्वेश्चन लिखने के लिए जाएं तो फॉर्मेट यही वाला फॉलो करें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इन फॉर्मेट्स को बहुत पसंद किया जाता है कि जब कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो किस तरह आइडेंटिफाई करना आपने, सही है।
अब मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्सपेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस। तो मैं पहले इस तरह हेडिंग लगा देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है, रेवेन्यूज़ की वैल्यू जो कि है लेट्स से 1,20,000, ठीक है जी। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है लॉस जो कि है 30,000। और मुझे फाइंड आउट करना है एक्सपेंस जो कि मुझे गिवन नहीं है। अच्छा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लगाना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला आप कैसे लगाएंगे वो भी बता देता हूँ। लॉस का फार्मूला और प्रॉफिट का फार्मूला तकरीबन सेम होता है, एक छोटी सी चेंजेस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉस इज़ इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, नहीं बल्कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हो जाता, बाकी चीज़ वही होती। लॉस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, लॉस है 30,000, लिहाजा मैं यहाँ पे 30,000 लिख देता हूँ। और एक्सपेंस मुझे नहीं मालूम, मैं एक्सपेंस को वैसे ही छोड़ देता हूँ। रेवेन्यू की जगह पे मैं 1,20,000 लिख देता हूँ, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने करना ये है कि मैं दोबारा इस इक्वेशन को आगे फॉलो करता हूँ। अब ये जो वैल्यू माइनस की थी, ये यहाँ से मैं रिमूव करके इक्वल्स के इस साइड ले जाता हूँ, तो जो माइनस की वैल्यू थी वो चेंज होके प्लस में हो जाएगी, जैसा कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स बताते हैं। अब 1,20,000 प्लस 30,000 अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास एक्सपेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1,50,000। मेरे पास एक्सपेंस की वैल्यू भी आ गई। और अगर मैंने दो आर्टिकल को सॉल्व कर लिया, अब मैं आ जाता हूँ थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। इसमें मुझे कह रहा है सपोज द फर्म हैज़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की अगर वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में आपके पास, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। कह रहा है कि सपोज दी क्रेडिट बैलेंस ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इज 70,000, यानी नेट प्रॉफिट अगर 70,000 है, रेवेन्यू 1,50,000 है एंड दी एक्सपेंस इज 80,000, वट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो पहली चीज़ तो ये कि इसको सॉल्व किए बगैर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी गिवन है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का, जो कि 70,000 है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू ना दी जाती और सिर्फ ये कहता कि एक्सपेंस है 80,000 और रेवेन्यू है 1.5 लाख, तो नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करें, तो आप फाइंड आउट करने के लिए यही इक्वेशन लगाएंगे। अब प्रॉफिट वाली इक्वेशन आपने लगानी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि दोबारा मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व करने लगा हूँ तो मैं अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, सही है नहीं। दोबारा मैं डेटा बना रहा हूँ ताकि मेरे पास एक क्वेश्चन एक साथ आ जाए, ठीक है जी। अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ find the value of net profit or loss. Find the value of profit or loss. तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू गिवन है वो है 1,50,000, तो मैं रेवेन्यू की जगह पे 1,50,000 लिख देता हूँ। लॉस मुझे नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में मेरे पास एक्सपेंसेस गिवन है, तो मैं इसकी जगह पे एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। पहले तो एक्सपेंसेस हैं मेरे पास 80,000 के बट आई गेस एग्जैक्टली। और अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस। जब आपको ना पता प्रॉफिट और लॉस तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों लिख दिया करें, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि मैं प्रॉफिट फाइंड आउट करने लगा हूँ या लॉस। अब आप इक्वेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे गाइज, और इक्वेशन में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा मैं आपके सामने वो भी पेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होना है। प्रॉफिट तो आपको पता ही नहीं है, रेवेन्यू आपको पता है, रेवेन्यू है 1,50,000, इसमें से माइनस कर देना आपका एक्सपेंस की वैल्यू, दैट इज़ 80,000। तो अब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 70,000, विच इज़ द प्रॉफिट की वैल्यू। ओके, अच्छा नोट करें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समझे कि भी यही वैल्यू थी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने कोशिश की आपको पार्ट ए समझाने की। इस बार पेपर में ये एक क्वेश्चन इस तरह आएगा और इसका पार्ट बी भी आएगा। पार्ट बी अब आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन गिवन प्लस फॉर इंक्रीज, डिक्रीज, माइनस एंड जीरो फॉर नो इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो दोस्तों, याद रखो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले मैं 3 कॉलम बना दूंगा, एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी का। अब उसके बाद मैं एक एक करके इफेक्ट देखूंगा। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस। अगर बिजनेस में ओनर कैश इन्वेस्ट करे, अगर बिजनेस में ओनर कैश इन्वेस्ट करने लगे तो आपको इस बात को सहन में रखना पड़ेगा कि बिजनेस में एक कैश इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ कैश प्लस, ठीक है जी। और अगर बिजनेस में ओनर्स इक्विटी यानी ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं इसकी बात करूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि दोनों आइटम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कैश एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है और ओनर्स इक्विटी कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा हो तो मैं एसेट के कॉलम में जाकर यहाँ पर मैंने लिखना है प्लस और ओनर्स इक्विटी में मैंने लिखना है प्लस, जबकि लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, लायबिलिटी को मैं लिख दूंगा 0। बस मुझे यही करना है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे अब आप नोट करके देखें। दूसरे पॉइंट पे मुझे कह रहा है कि परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। आपने इक्विपमेंट ख़रीदा कैश पे, यानी जितना इक्विपमेंट आपके बिजनेस में आया उतना कैश चला गया। तो इसका मतलब जो एसेट्स की वैल्यू कल थी वही एसेट्स की वैल्यू आज भी। इसका मतलब एसेट्स के ऊपर नो इफेक्ट, लायबिलिटी के ऊपर भी नो इफेक्ट और ओनर्स इक्विटी के ऊपर भी नो इफेक्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन प्रॉफिट। मर्चेंडाइज आपने बेचा है कैश पे। दोस्तों याद रखो, अगर मर्चेंडाइज हम बेचते हैं एक्सेसिव कैश पर यानी ऑन प्रॉफिट पे बेचते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके बिज़नेस में जितना एसेट गया है यानी एसेट कैश की मद में उससे ज़्यादा आया होगा। सपोज़ कर लो 50,000 की मर्चेंडाइज को तुमने 70,000 में बेच दिया, तो 50,000 का मर्चेंडाइज अगर 70,000 में बिका है तो एसेट तो तुम्हारे पास से 50,000 के कम हुए हैं, लेकिन तुम्हारे बिजनेस में कैश 70,000 का बढ़ा, तो इसका मतलब कैश में या एसेट में एक इंक्रीज़ आएगा। तो एसेट को मैं इंक्रीज़ करने के लिए प्लस का सिंबल लगा देता हूँ, जबकि लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटी मैंने छोड़ दी है। और अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ओनर्स इक्विटी को बढ़ाता है, लिहाजा मैं इसमें भी प्लस का साइन लगाऊंगा। पेड कैश फॉर दिस सैलरीज एक्सपेंस। अगर किसी एक्सपेंस की पेमेंट हो या कोई रेवेन्यू आए तो इसका इम्पैक्ट ओनर्स इक्विटी पे पड़ता है। अगर एक्सपेंसेस होंगे तो ओनर्स इक्विटी कम होगी और अगर रेवेन्यू आ रहा होगा तो ओनर्स इक्विटी बढ़ेगी। अगर कैश रिसीव आप पे कर रहे हैं तो यकीनन आपका कैश कम हो रहा होगा, कैश ने हो जाना है माइनस, लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ओनर्स इक्विटी ने भी हो जाना है माइनस। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर में आपके पास आ सकता है। 2 क्वेश्चन को मर्ज करके इस तरह का एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, यानी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और ये 10 नंबर का एक सवाल बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कि जर्नल में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल ऑफ ओवेस लाइब्रेरी। सी यू सून। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।